सामान्य तौर पर हम समझते हैं कि यदि मैंने बड़े बैंक में 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए रख दिए, वो पैसे हमारे पूरी तरह सुरक्षित हैं। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात की कि यदि किसी बड़े बैंक में आपने 20 लाख, 25 लाख रुपए रख दिए, तो क्या वो आपके वो पैसे उस बैंक में सुरक्षित हैं, और यदि सुरक्षित हैं तो वो किस हद तक सुरक्षित हैं, और यदि वो सुरक्षित नहीं हैं तो इसको किस तरह से सुरक्षित किया जा सकता है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी, या आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि बैंकों में यदि आप पैसे रखते हैं तो क्या वो सुरक्षित है। तो फ्रेंड्स, ये आपके पैसे बैंक में सुरक्षित हैं, लेकिन ये सुरक्षा की सीमा केवल 5 लाख रुपए है। यदि इसको एलेबोरेट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एक संस्था है जिसका नाम है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन बैंक में जो पैसे जमा हैं उसका इंश्योरेंस करती है, और इसकी सीमा है 5 लाख रुपए। यानी 5 लाख रुपए तक आपके बैंक में यदि पैसे हैं तो वो सुरक्षित हैं। अब 5 लाख से अधिक यदि पैसे हैं तो वो आपको सुरक्षित नहीं है। यानी यदि खुदा न खास्ते जिस बैंक में पैसे आपने जमा किए हुए हैं वो बैंक यदि डूब जाए तो आपकी सुरक्षा केवल 5 लाख रुपए तक की है। 5 लाख के ऊपर जो भी है वो आपकी लॉस मानी जाएगी। अब ये कह देना कि 5 लाख रुपए तक आपके पैसे सुरक्षित हैं बैंक्स में, इसके बाद कई सवाल हमारे मन में आते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या मैं छोटे बैंक में जमा करूं या बड़े बैंक में जमा करूं, ग्रामीण बैंक में जमा करूं, कोऑपरेटिव बैंक में जमा करूं, स्मॉल फाइनेंस बैंक में जमा करूं, क्या ये हर बैंक में 5 लाख रुपए सुरक्षित हैं? तो फ्रेंड्स, कॉमर्शियल बैंक में जितने भी हिंदुस्तान में कॉमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, पब्लिक सेक्टर के हों, फॉरेन बैंक्स की ब्रांचेज जो हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, लोकल एरिया बैंक और रीजनल रूरल बैंक जिसको हम ग्रामीण बैंक कहते हैं, इसमें पैसे आप रखेंगे तो 5 लाख रुपए प्रति बैंक तक आपके पैसे सुरक्षित हैं। जहाँ तक कोऑपरेटिव बैंक्स का सवाल है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक जिसको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं, इसमें भी पैसे आपके 5 लाख रुपए तक सुरक्षित हैं। यानी इन सब बैंक्स में DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की सुरक्षा बीमा लागू है। केवल प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में रखे हुए पैसे आपके सुरक्षित नहीं है। यानी आपने प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसे रखे हों और वो सोसाइटी यदि डूब जाए तो आपके पैसे डूब जाएंगे। अब इसके बाद एक सवाल और मन में आता है, यदि हम एक्स बैंक के ब्रांच ए और ब्रांच बी में 5-5 लाख रुपए जमा किए और यदि एक्स बैंक ही डूब गया तो हमारी कितनी रकम सुरक्षित है? तो फ्रेंड्स, ये जो सुरक्षा बीमा है ये प्रति बैंक 5 लाख रुपए है, प्रति शाखाएं नहीं है। बैंक डूबने का मतलब, जो मैं बात कर रहा हूं कि बैंक डूब गया, इसका मतलब कोई पार्टिकुलर शाखा नहीं डूबती है। यदि बैंक डूबती है तो हिंदुस्तान में उसकी जितनी भी शाखाएं हैं सारी शाखाएं डूबती हैं। ये 5 लाख रुपए प्रति बैंक है, न कि प्रति ब्रांच। यानी यदि एक्स बैंक के ए और बी में 5-5 लाख रुपए आपने रखे हुए हैं और एक्स बैंक यदि डूब गया तो आपकी सुरक्षा बीमा केवल 5 लाख रुपए तक ही है, बिकॉज एक्स बैंक की ए और बी में आपने अलग अलग 5 लाख रुपए हैं, लेकिन चूंकि ये प्रति बैंक ही ये सीमा 5 लाख की है, इसलिए आपके 5 लाख रुपए तक ही सुरक्षित है। अगला सवाल आता है, यदि मैंने 5 लाख रुपए किसी बैंक के किसी शाखा में फिक्स डिपॉजिट 5 वर्षों के लिए कर दी और 2 वर्षों के बाद यदि वो बैंक डूब गया तो हमारी कितनी रकम सुरक्षित होगी? बिकॉज हमारा प्रिंसिपल 5 लाख रुपए था और 2 वर्षों का ब्याज भी मान लीजिए 10% के हिसाब से था, तो 10-20 हज़ार ब्याज भी बन गए होंगे। तो फ्रेंड्स, ये 5 लाख की सीमा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी मूलधन और ब्याज मिला के है। यानी इस केस में यदि 2 साल के बाद वो बैंक डूब गया तो आपकी केवल 5 लाख रुपए सुरक्षित हैं, जो 2 वर्षों का ब्याज था वो आपकी लॉस मानी जाएगी। तीसरी सवाल मन में आता है
कि यदि हम मेरे नाम से सेविंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, करंट अकाउंट है या कोई और भी रिकरिंग डिपॉजिट है कोई और भी खाता है, तो क्या हर एक खाता वाइज 5 लाख सुरक्षित है? फ्रेंड्स नहीं, जैसा मैंने बताया कि ये चूंकि प्रति बैंक 5 लाख रुपए की सुरक्षा है, इसलिए आपका पैसे सेविंग में हो, रिकरिंग डिपॉजिट में हो, फिक्स डिपॉजिट में हो, यदि वो बैंक डूबता है तो सब मिला के मैक्सिमम लिमिट जो है 5 लाख रुपए तक की है। एक चीज़ ध्यान रखें, मैं 5 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके उस बैंक में 2 लाख रुपए हैं और वो बैंक डूब गया तो आपको 5 लाख मिलेंगे। 5 लाख की सीमा अधिकतम सीमा है, अधिक से अधिक 5 लाख मिल सकते हैं। यदि उससे कम रकम जमा है तो जितनी रकम जमा है उतनी ही आपको मिलेगी। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये सारे कैलकुलेशन जो 5 लाख के पर बैंक होता है, वो कहते हैं कि डिपॉजिट सेम राइट्स और सेम कैपेसिटी में होनी चाहिए, उसके हिसाब से 5 लाख रुपए सेम कैपेसिटी और सेम राइट में ये सुरक्षित हैं। यानी एक ही बैंक में यदि डिफरेंट राइट्स और डिफरेंट कैपेसिटी में रुपए जमा है तो हर राइट्स और कैपेसिटी के हिसाब से 5 लाख रुपए आपके सुरक्षित। लगता है सेम राइट्स और कैपेसिटी कुछ टेक्निकल हो गया, तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश इस वीडियो में आगे करेंगे। अब अगला सवाल है कि ये सारी बातें बता दें कि भाई 5 लाख रुपए तक के आपके पैसे सुरक्षित हैं। अब हमारे सामने एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर हमारे पास 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए यदि हों तो इसको हम कैसे सुरक्षित रखें। आमतौर पे जो लोग सजेस्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि आप 5 लाख से कम हर बैंक में रखें। यानी यदि आपके पास 25 लाख रुपए हैं तो आप 6 बैंक में खाता रखें और उसमें चाहे सेविंग में या फिक्स डिपॉजिट में या करंट में पैसे इस तरह से रखें कि ब्याज मिला के उसकी सीमा 5 लाख के ऊपर ना हो, सो दैट कि कोई भी बैंक डूबेगा तो आपको 5 लाख रुपए तक मिलेंगे। ये आम तौर पे लोग सजेस्ट करते हैं, लेकिन जनाब ये सजेशन जितना आसान है उस खाते को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए यदि कोई सीनियर सिटीजन है जिसको 20, 25, 30, 40 लाख के आसपास उसको टर्मिनल बेनिफिट्स मिला है, तो वो 60 साल के ऊपर का आदमी कितने बैंक में खाते खोलेंगे और पैसे की जरूरत होगा तो कितने बैंक दौड़ेगा। तो हालांकि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत फिजिबल मुझे नहीं लगता है। तो मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं कि आप एक ही बैंक में पैसे रखें और कम से कम 75-80 लाख रुपए तक आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे यदि वो बैंक डूब जाता है तो। जैसे मैंने बताया कि ये 5 लाख का कैलकुलेशन सेम राइट्स और सेम कैपेसिटी के हिसाब से होता है। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं मिस्टर ए, हमारा एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है इंडिविजुअल कैपेसिटी में और किसी पार्टनरशिप में भी अकाउंट है जिसमें मैं एक पार्टनर हूं, ए और बी 2 पार्टनर है, एक पार्टनर मैं ए हूं, और वो बैंक यदि डूबता है तो पार्टनरशिप अकाउंट में मैं पार्टनर के रूप में हूं, हमारे कैपेसिटी पार्टनर के रूप में है, और ए अकाउंट जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है वो कैपेसिटी हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी है। तो इस हिसाब से पार्टनरशिप अकाउंट में भी 5 लाख और इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी जो अकाउंट है उसके 5 लाख अलग से सुरक्षित है। यानी इस केस में वो बैंक यदि डूबता है तो हमारे 10 लाख रुपए तक सुरक्षित हैं। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं और देखते हैं कि इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं और किस हद तक हम एक ही बैंक में पैसे रख के उसको सुरक्षित रख सकते हैं। उदाहरण के लिए एक घर में वाइफ हस्बैंड 2 एडल्ट्स हैं, ए और बी। तो सबसे पहले ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में अकाउंट खोलेगा, दूसरा अकाउंट होगा बी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तीसरा अकाउंट होगा ए और बी का ज्वाइंट। उस ज्वाइंट अकाउंट में एक तरह का अकाउंट होगा जिसमें बी का नाम पहला यानी बी ए, और दूसरा अकाउंट होगा ज्वाइंट अकाउंट ए और बी का जिसमें ए का नाम पहले और बी का नाम बाद में। अब ये देखें 4 तरह के अकाउंट हो गए, ए इंडिविजुअल कैपेसिटी, बी इंडिविजुअल कैपेसिटी, ज्वाइंट अकाउंट में जो कैपेसिटी है एक में फॉर्मर में बी का नाम है और दूसरे में फॉर्मर में यानी पहले नाम है ए का। ये चारों ही अकाउंट डिफरेंट कैपेसिटी में है और यदि वो बैंक डूब जाता है तो आपके इन चारों ही खातों में 5-5 लाख रुपए यानी 20 लाख रुपए तक सुरक्षित है। यदि इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें कि ए बी वाइफ हस्बैंड और एक उसका मेजर चाइल्ड है सी, तो इस परिस्थिति में किसी पर्टिकुलर बैंक में ही यदि इन लोगों ने खाते खुलाए तो कितने तरह के खाते हो सकते हैं जो डिफरेंट राइट्स और डिफरेंट कैपेसिटी में होंगे, और वो यदि बैंक डूब जाता है तो आपके मैक्सिमम कितना अमाउंट सुरक्षित हैं। तो सबसे पहले ए बी और सी का इंडिविजुअल कैपेसिटी में खाते खुलेंगे, 3 खाते ये। दूसरा खाता खुलेगा ज्वाइंट अकाउंट जिसमें 2 ही मेंबर होंगे, तो पहला होगा ए और बी जिसमें ए का नाम पहले, दूसरा होगा बी और ए जिसमें बी का नाम पहले,
तीसरा होगा ए और सी, और चौथा होगा सी और ए, पांचवा होगा बी और सी, और छठा होगा सी और बी। तो ये देखेंगे 3 अकाउंट खुले इंडिविजुअल कैपेसिटी में और 2 अकाउंट का ज्वाइंट अकाउंट, 6 अकाउंट खुले में टोटल अकाउंट अभी तक 9 अकाउंट खुल चुके हैं। अब ए बी और सी का तीनों का ज्वाइंट अकाउंट खोलना है, तो ये ज्वाइंट अकाउंट ए बी सी का जो होगा, ए बी सी 1, ए सी बी 2, बी ए सी 3, बी सी ए 4, सी ए बी 5 और सी बी ए 6। तो इस तरह से देखते हैं कि घर में यदि 3 एडल्ट हो तो कुल 15 अकाउंट खुल सकते हैं। 15 अकाउंट खुलने का मतलब यदि घर में 3 एडल्ट हैं तो एक ही बैंक में आप 75 लाख रुपए, 15 इंटू 5 मतलब 75 लाख रुपए तक आपकी रकम DICC द्वारा सुरक्षित है। तो इस तरह से जो सामान्य तौर पे जो सलाह देते हैं कि आप 10 बैंक में खाता खोल लें, 5 बैंक में खाता खोल लें, ये मुझे बहुत फिजिबल नहीं लगता है। उससे बेहतर है कि डिफरेंट कैपेसिटी में 2, 3, 4 आदमी यदि घर में है तो डिफरेंट कैपेसिटी में यदि अकाउंट खोलेंगे, वो पैसे निश्चित रूप से करीब 1 करोड़ या 75 लाख, 3 आदमी में मैक्सिमम 75 लाख रुपए तक सुरक्षित रह सकता है। इसी हिसाब से ए बी सी डी 4 आदमी हैं तो मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हैं एक ही बैंक में, और हर एक अकाउंट में चूंकि डिफरेंट कैपेसिटी और राइट्स में है तो हर एक अकाउंट में 5-5 लाख रुपए तक की रकम आपकी सुरक्षित रहेगी। एक ही बैंक में या अलग अलग बैंक में जब भी खाता खोलें और उसमें रकम जमा करें तो ये ध्यान रखें कि उसमें इतनी ही रकम जमा कराएं कि ब्याज मिला के वो 5 लाख या 5 लाख से कम हो। क्योंकि आप 5 लाख यदि जमा कराएंगे तो उसमें ब्याज बनेगा, जैसे ही ब्याज बनेगा वो 5 लाख से रकम ऊपर हो जाएगी और आपकी सुरक्षा बीमा जो है केवल 5 लाख रुपये तक ही है। इस बात का ध्यान रखें। एक बैंक में पैसे रखना अधिक बेहतर लगा या दूसरे बैंक में, आप कमेंट करके मुझे बताएं। और ये वीडियो क्लोज करने के पहले ये मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये मेरे विचार थे DICC रूल्स के हिसाब से। मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यदि मेरे विचार से आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ ये जरूर बताएं आप मेरे विचारों से किस कारणों से सहमत नहीं हैं। थैंक यू।